वीडियो एनालिसिस करते हैं, राइट। तो वीडियो एनालिसिस के लिए हमारे पास में कुछ कैमराज होते हैं जिनको हम लोग हाई स्पीड कैमराज कहते हैं। ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वीडियो कैमराज होते हैं। बस नॉर्मल कैमराज में डिफरेंस क्या हो जाता है कि डिफरेंस होता है कैमरा का जो कैप्चर स्पीड होता है वो डिफरेंस होता है। बेसिकली हमारे जो मोबाइल में वीडियो कैमराज होते हैं वो यूजुअली 30 FPS किसी भी कैमरे की स्पीड जो होती है वो FPS से पता लगती है। FPS मतलब फ्रेम पर सेकंड, कि वीडियो के टाइम पे हर सेकंड में कैमरा कितना स्पीड से कैप्चर कर रहा है, कितने फ्रेम कैप्चर कर रहा है। नॉर्मल मोबाइल का जो कैमरा है 25 to 30 FPS पे हम लोग कैप्चर करते हैं। जो इमेज कैमरा DSLR वगैरह जो होते हैं वो भी इतना ही करते हैं। ये स्पेसिफिक वीडियो कैमराज होते हैं जो 1000 फ्रेम पर सेकंड तक कैप्चर कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मूवमेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये मूवमेंट लिया है और मुझे इसको शूट करना है, तो अगर कैमरे का स्पीड स्लो रहा, 25 30 FPS रहा, 40 FPS 60 FPS रहा, तो मुझे मान लो एक फ्रेम यहाँ मिल रहा है तो दूसरा फ्रेम मुझे यहाँ मिलेगा, तीसरा फ्रेम मुझे यहाँ मिलेगा, तो बीच वाला जो गैप है ना वो जो इवेंट था वो मिस हो गया। अब यहाँ पे 1000 FPS है तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा। और क्योंकि स्पोर्ट्स में हमें स्पेसिफिक इवेंट कैप्चर करने होते हैं, मान लीजिए थ्रोइंग है तो थ्रोइंग में अगर रिलीज मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, काम का ही नहीं है। तो इसलिए हमें हाई फ्रेम रेट के कैमरेज जो है वो रिक्वायरमेंट होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसके बिना हम लोग कैप्चर जो वीडियो एनालिसिस है वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा को भी आप देखेंगे, आजकल जो कैमरा से स्लो मोशन में 240 FPS तक जाता है और वो बहुत बेटर ऑप्शन है एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप सिंपल सा है आपके मोबाइल फोन को कैप्चर करिए। मेरा कल भी मैंने आपको इस बात पे जोर दिया था, आज भी मैं कहता हूँ कि जब तक हम लोग स्पोर्ट्स साइंस को यूज करने का सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ शुरुआत करने का सिंपल तरीका है, आप वीडियो एनालिसिस शुरू कर दीजिए। वीडियो एनालिसिस के लिए आपको कैप्चर करना है। कैप्चर कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मैं योगा पोज यहाँ कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ से कैप्चर करेंगे, ये बेस्ट पोज है, राइट। आपने ये किया, इसके बाद में आप उसको स्लो मोशन में देखना शुरू कर दीजिए, बार बार देखिए, फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक बार, दो बार, 10 बार देखेंगे पता लग जाएगा। प्रैक्टिस करते करते वो जो टाइम है वो कम होता जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड जो बता रहा हूँ आपको, जो कल सॉफ्टवेयर बताया था किनोविया, KINOVE, ये गूगल पर जाके आप लिखिए किनोविया, पहला वेबसाइट खुलेगा किनोविया का, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। यूट्यूब पर पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल है उसके, और नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू, मैं आपको सिखाने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि जो एनालिसिस है आपका बहुत इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। आप अगर कोचिंग कर रहे हो या खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके काम की चीज़ है काफ़ी, राइट। हमें पैटर्न्स में पता लग जाते हैं कि किस तरह से पैटर्न से फॉलो करना है। तो पहली चीज़ वीडियो एनालिसिस हो गया। इसी में हम लोग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देखना है, हमें मूवमेंट रिदम देखना है, हमें हाथ पैर किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखना है, कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट देखना है, प्रिसीजन हमें देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्वालिटेटिवली हम देख सकेंगे इससे वीडियो एनालिसिस के अंदर ही। नेकेड आइज से कई बार क्या होता है, चीज़ें मिस हो जाती है, वो चीज़ें मिस ना हो इसलिए हमें वीडियो जरूरी होता है, राइट। पहली चीज़। सेकंड जो इक्विपमेंट बताया था मैंने आपको, वो बताया था फोर्स प्लेटफॉर्म, राइट। आप देखेंगे 2 प्लेट्स रखे हुए यहाँ पर, ये दोनों प्लेट जो है फोर्स प्लेटफॉर्म्स है, तो पीछे हो जा सकते। ये जो प्लेट्स है ये फोर्स प्लेटफॉर्म्स है। ये वाला पोर्टेबल है, इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, ग्राउंड पे वगैरह पे। ये वाला फिक्स है, फिलहाल फिक्स अंडरग्राउंड वायर से कनेक्टेड है। एक पीछे ब्लू बॉक्स रखा हुआ है उससे कनेक्टेड होता है, ब्लू बॉक्स से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका फंक्शन सिंपल सा ही न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आप इसके ऊपर जो भी एक्शन करो, चाहे मैं चल के निकल जाऊं, चाहे मैं इसके ऊपर जंप कर लूं, जो भी करूं, ठीक है। इसका कैपेसिटी 1000 किलो तक का होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बदले में बताता है कि आपने कितना फोर्स लगाया। अब उस फोर्स से बेसिकली मैं बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल सा टेस्ट बताया था आपको, जंपिंग, कि मैंने जंप किया, उस पर इसके ऊपर लैंड किया, तो मुझे इससे क्या पता लग रहा है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है जब आपने टेक ऑफ लिया, आपने कितना टाइम फ्लाइट में आप हवा में थे, आपका जंप हाइट कितना था, आपने जो मूवमेंट किया उसमें एक्सप्लोसिवनेस कितना था। अब हर किसी का हमारे पास में रिसर्च वैल्यूज है कंपेयर करने के लिए। जैसे मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो स्ट्रेंथ एक प्लेयर के लिए कम से कम 2 टाइम बॉडी वेट होना जरूरी है, 2 टाइम बॉडी वेट होना जरूरी, पैरों का स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर अब वो स्ट्रेंथ 2 टाइम बॉडी वेट से कम है तो हमारी तरफ से इनपुट जाता है ट्रेनर को कि इनकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, राइट। सेकंड इससे ज्यादा जरूरी होती है लैंडिंग। अब लैंडिंग आप देखिए 2 तरह की होती है, एक लैंडिंग हो गया ये सॉफ्ट, एक लैंडिंग हो गया ये, ठीक है। अब हार्ड लैंडिंग में होता क्या, वो इम्पैक्ट फोर्स है, और क्योंकि मैंने बोला कि न्यूटन का 3rd लॉ है जो रिएक्शन वापस देता है, तो अगर आप इसको मारोगे तो बदले में ये भी आपको मारेगा,
और वो फोर्स ट्रेवल करता है जो काइनेटिक चेन की हमने कल बात की थी, उस तरह से वो फोर्स ट्रेवल करेगा और वो फोर्स आपको इंजरी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि प्लेयर जो है वो चीज़ें एक बार नहीं कर रहा है, वो रिपीटेडली कर रहा है। अगर रिपीटेडली कर रहा है तो ओवरयूज इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो ज़्यादा है तो इट मीन्स प्लेयर जो है इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ पर हम लोग सजेशन जाते हैं हमारी तरफ से कि इसका इसेंट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कंट्रोल वो बढ़ाना है, मसल का कंट्रोल बढ़ाना है, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग डिसाइड करते हैं। तो ये इसके यूज होते हैं। इसके अलावा जो मर्जी चाहे हम टेस्ट, शोल्डर को अगर प्लैंक्स करना हो तो हम वो कर सकते हैं, ड्रॉप जंप टेस्ट होता है, स्क्वाट जंप, बहुत सारे अलग अलग तरह से टेस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी टेस्ट होता है, आप लोग वो इजीली इस पर कर सकते हैं। अगला इक्विपमेंट बताया था मैंने आपको, आइसोकाइनेटिक डिवाइस, राइट। हम अंदर की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो बता देता हूँ। प्लीज एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, ये डिवाइस है आइसोकाइनेटिक डिवाइस। और थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सबको कवर करना है। शिफ्ट हो जाइए, शिफ्ट हो जाइए। राइट। सो हमें पता है कि हमारे मसल जो है वो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, राइट। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जब मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं है। आइसोटोनिक का मतलब होता है या तो मसल शॉर्टनिंग हो रहा है या लेंथनिंग हो रहा है, राइट। आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मसल का जो मूवमेंट का स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट है, और वो बिना मोटराइज्ड मशीन के पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो मशीन है ये वो कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्पफुल है। अब ये मसल जो है, ये मशीन जो है, ये 2 मसल ग्रुप को एक साथ टेस्ट करता है, दैट इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। और ये सारे के सारे बॉडी के जॉइंट्स को कर सकता है। आप देख सकते हो, हम सारे टेस्ट इसमें यूज कर सकते हैं। हम शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, सारे कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो एक्सटेंशंस हम लोग यहाँ लगाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नी के लिए अलग है, शोल्डर के लिए अलग है, एल्बो के लिए अलग एक्सटेंशन है। अब ये टेस्ट क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं अगेन कल वाला एग्जांपल है जो मैं क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग को टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि मेरा क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग दोनों उनसे एंगल पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है फोर्स प्रोडक्शन करने का, ठीक है। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मैंने टेस्ट किया और ये पता चला कि 50 डिग्री नी पे मेरा जो नी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे ये पता लग गया। तो अब इसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, ऐसी जगह जहां पर मुझे टेक ऑफ लेना है। जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग में मुझे स्टार्ट लेना है तो मैं कोशिश करूंगा कि प्लेयर का जो स्टार्ट पोजीशन है वो 50 डिग्री पे आ जाए, या जितना भी हो। अगर एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर का स्टार्ट लेना है तो उसका जो टेक ऑफ पोजीशन है मैं चाहूंगा कि वो 50 डिग्री पे रहे, ताकि वो फोर्स प्रोडक्शन वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहे, अच्छी शुरुआत मिले। इसके अलावा हमें ये पता लगता है राइट और लेफ्ट में कंपैरिजन हम करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड करेंगे, पूरा चेयर दोनों तरफ घूम सकता है, ये भी घूम सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आपस में काम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये मशीन के 2 पार्ट है, दोनों में से अगर एक भी खराब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली काम का नहीं रहेगा, तो दोनों का आपस में काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जिसको हम लोग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट रेशियो बोलते हैं। तो हम बात करते हैं एचक्यू रेशियो, मतलब हैमस्ट्रिंग टू क्वाड्रिसेप रेशियो, मतलब क्वाड्रिसेप के कंपैरिजन में आपका हैमस्ट्रिंग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, सिंपल। अब ये रेशियो अगर गड़बड़ होता है तो आपकी मसल इंजरी होने के चांसेस कई ज्यादा बार बढ़ जाते हैं। नेचुरली क्या होता है कि क्वाड्रिसेप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हैमस्ट्रिंग से, नेचुरली, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मतलब इसने फोर्स लगाया और ये कोप अप नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस हैमस्ट्रिंग को बढ़ जाते हैं। और मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग इंजरी के जो रीजन है वो यही है कि जो रेशियो है ये गड़बड़ हो जाता है। आप देखेंगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ऐसे इवेंट जहां पर बाइसेप्स का और ट्राइसेप का यूज ज्यादा है, वहां पर आप इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इनका रेशियो ठीक नहीं है। ऐसे आप हर मसल का रेशियो निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्लेयर को इंजरी हुई है तो उसका रीजन पता करेंगे, रीजन क्या है उसका, और उस रीजन के हिसाब से हम लोग उसका जो रिहेबिलिटेशन है या फिर जो उसका ट्रेनिंग है वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं, पर हर जगह इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमारा टेक ऑन मैसेज जो होता है वो ये होना चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं कम से कम फैसिलिटीज के अंदर। तो मेरी तरफ से मैसेज सबसे ये है कि हम लोग कुछ नहीं तो वीडियो एनालिसिस तो शुरू कर ही सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आता हो तो इवन आई एम गिविंग द लाइब्रेरीज कि आप लोग मुझे वीडियो शेयर करिए ईमेल पर, आई विल बी डूइंग द एनालिसिस एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल, नॉट एन इशू। थैंक यू सर। राइट, नॉट एन इशू एट ऑल।